ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, आप ये जो सूचनाओं की बात जो कर रहे हैं वो तो टेक्निकली गजेट के माध्यम से सरकार कहते हैं कि जो मैसेंजर है उसके लिए बतौर मुखबिर के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है। हाँ, निश्चित रूप से पैसा देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है और पैसे का सदुपयोग भी किया जाता है। अब वो किस तरह की सूचना ला करके देते हैं, उस सूचना की समीक्षा क्या होती है, उस समीक्षा के बाद उस पर कार्रवाई क्या होती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने मुझे कोई सूचना दी बतौर मुखबिर और मैं उस सूचना को लेकर के बंद करके रख दिया, उस पर कोई गौर नहीं किया, तो उस सूचना से क्या देने वाले को न कोई फायदा है और न ही उस पर कार्रवाई न होने से सरकार को फायदा। इस चीज पर सवाल भी उठे कि जो मुखबिरों का जो एसओएस फंड है, जो मुखबिरों के लिए जो पैसा आता है, उस पैसे का ही गबन कर दिया जाता है। बिल्कुल गलत बात है, ना समझी है और वैमनस्यता के चलते इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। जिनको स्पेशल ब्रांच के फंक्शनिंग, जिनको स्पेशल ब्रांच के मुखबिरों के फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो इस तरह का स्वार्थ सिद्धि बस आरोप लगाते हैं। और वस्तुतः इस बात को उजागर इसलिए नहीं हमारे स्तर से किया जा सकता है या किसी भी डीजीपी के स्तर से किया जा सकता है कि स्पेशल ब्रांच मैनुअल में ही लिखा हुआ है कि किसी भी सर्कमस्टांस में, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या सिविल प्रोसीडिंग हो, आप किसी का नाम उसको रिवील नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सर, इसके साथ ही अभी जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो तमाम जो डीजीपी हैं वो ऑपरेशंस चलाते हैं, आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है जो जिस तरीके से नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी सर एक बड़ा मसला बना हुआ है, नक्सली सरेंडर जो पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी अभी भी उस तरह की नहीं बन पाई है जहां लोगों को, नक्सलियों को लगे क्या कि माओवादियों को लगे क्या कि नहीं, इस धारा से हट करके एक मेन स्ट्रीम में आ जाए और मेन स्ट्रीम में आने के बाद हर जगह वो उनको सुविधा मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन चलाने के पहले ही ऑपरेशन के बारे में लिख कर दिया जाता है, अखबारों में खबर छप जाती है कि इस इलाके में सघन अभियान चलाया जाना है। अब ये बात तो मेरी समझ से परे है कि यदि आप अभियान के बारे में, सर इसमें कौन तेज, पत्रकार ज्यादा तेज या पुलिस ज्यादा तेज? मैं समझता हूं पुलिस विभाग से कहीं न कहीं से किसी न किसी स्तर से चूक होती है, या जानबूझ करके समाचार लीक किया जाता है, या सुर्खियों में बने रहने के लिए समाचार लीक किया जाता है। बस इस तरह के समाचार लीक होने से सभी को घाटा है, किसी को फायदा नहीं है। पुलिस विभाग को घाटा है, जवान जो ऑपरेशन में जाते हैं उनको घाटा हो सकता है, और अखबार वालों को भी क्या फायदा होगा। थोड़ी देर के लिए ये भी मान लिया जाए कि उनका लीड न्यूज होगा तो उससे क्या फायदा होगा। दूसरे तरफ से बहुत सारे किसी जवान को कोई बड़ा हादसा हो जाए, नुकसान हो जाए, मैं पार्टी जाती है, पेट्रोलिंग पार्टी जाती है, वहां कोई हादसा, मैं उसी बात को कह रहा हूं जो कि ये नहीं होना चाहिए। जो अमूमन देखने को मिलता है कि ऑपरेशन चलाने के पहले ही ऑपरेशन के बारे में सारी स्ट्रैटेजी, सारा कितना मैन पावर डिप्लॉयड होगा, सब चीज की जानकारी सभी को हो जाती है अखबारों के माध्यम से। सर, आपको लगता है कि ये इमेच्योरिटी है ऑपरेशन चलाने वाले ऑफिसर्स की? 100%। यदि वो ऑफिसर लीक करते हैं तो वो तो माफ करने योग्य नहीं है, पनिशमेंट होना चाहिए वहां। बिल्कुल, किसने समाचार लीक किया, कैसे ये ऑपरेशन के बारे में समाचार लीक हुआ, इस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऑपरेशन का मतलब नहीं हुआ कि आप ऑपरेशन चलाने के पहले समाचार लीक कर दीजिए, और किसी जवान की यदि इसके चलते मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। दूसरा सर, क्योंकि आप मतलब अपने दौर में, अपने वक्त में सर आपने बड़े मतलब बेबाक तरीके से आपने सर्विस किया, आपने बहुत सारे नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में जोड़ा। आज जो सर जो पॉलिसी है, जो सरेंडर पॉलिसी, उसमें क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, किसी भी प्रकार की सरेंडर पॉलिसी बनाइए, सारे के सारे नक्सली तो सरेंडर करने वाले नहीं जी। जिस संगठन को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में विश्वास नहीं करते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो सरेंडर पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर कर जाएंगे? मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। फिर वहां क्या किया जाए? एनकाउंटर? बिल्कुल, जो कानून को अपने हाथों में लेकर के चलते हैं उनके साथ तो
सख्ती से पेश आने की जरूरत है ही। मतलब सर अगर वो बंदूक उठाते हैं तो इधर से बंदूक नहीं, वो बंदूक तो उठाए हुए हैं, वो बंदूक तो उठाए हुए हैं। हम तो अपनी रक्षा के लिए बंदूक उठाते हैं और लोगों की रक्षा के लिए बंदूक उठाते हैं। हम बंदूक इसलिए नहीं उठाते हैं कि हमको उनको मार देना है। हम जंगलों में जाते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं तो इस उद्देश्य से नहीं जाते हैं कि हमको उनको मार देना है। गोली वो पहले चलाते हैं, गोली पहले हम नहीं चलाते हैं। पुलिस वाले कभी गोली पहले नहीं चलाते हैं और किसी को पकड़ करके भी नहीं मारते हैं। ये भी कभी कभी चलता है कि पुलिस ने पकड़ा और मार दिया। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई इंसिडेंट होता होगा तो होता होगा, अदरवाइज कोई मतलब किसी को पकड़ करके नहीं मारता है। और इतना असंवेदनशील भी पुलिस पदाधिकारी या जवान नहीं है कि किसी को पकड़े और मार दें। अच्छा सर, एक सवाल अक्सर उठता है, जब सरेंडर होता है तो उस वक्त जो ऑफिसर सामने होते हैं, जब नक्सलियों को सरेंडर कराते हैं तो उस वक्त उनके पास से कोई आर्म्स अवेलेबल नहीं होता है, कुछ मिलता नहीं है। फिर कहते हैं कि ये माओवादी था, ये नक्सली था और इसका सरेंडर हुआ है और अब ये मेन स्ट्रीम में आएगा। तो ये क्या होता है? देखिए, कई एक कैटेगरी के मतलब कि नक्सल हैं। जैसे आप एरिया कमांडर ले लीजिए, सब जोनल कमांडर ले लीजिए, जोनल कमांडर ले लीजिए, स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर्स ले लीजिए, पुलिस ब्यूरो के मेंबर ले लीजिए। तो जो कुछ इनका कैडर है वो हथियार लेकर के नहीं चलता है। जैसे पुलिस ब्यूरो के मेंबर जो हैं वो हथियार अपने पास लेकर के नहीं चलते हैं। उनकी सुरक्षा में बहुत तरह का सुरक्षा घेराबंदी या लेयर रहता है, वो हथियार लेकर के चलते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हाल ही में ज्वाइन कर लिए नक्सल आउटफिट, मतलब अभी बहुत हार्डकोर नहीं हुए, उनके पास भी हथियार नहीं मिल सकता है। इसीलिए तो जो सरेंडर पॉलिसी बनी है और जिसमें समय समय पर सुधार हुआ है, उसमें ये है कि हथियार के साथ जो पकड़ा जाएगा उसके लिए हम क्या इनाम रखते हैं, जो बिना हथियार के पकड़ा जाएगा उसके साथ क्या इनाम रखते हैं, AK-47 पकड़ाएगा तो क्या रखते हैं, 303 पकड़ाएगा तो क्या रखते हैं, या SLR रखते हैं, ये सारा कैटेगराइज्ड है। अच्छा सर, मतलब फिर ये माना जाए कि नो सरेंडर, नो रिहैबिलिटेशन, ओनली एनकाउंटर? No, I don't agree with that. I'm not saying that no surrender should take place or no rehabilitation should take place. I'm only saying that there are two types of Naxals cadre. Okay. One who is hardcore, who is not going to surrender at all, and the other one who is on the fringe, he is likely to surrender. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह देखने में आया कि ऐसे लोगों को का ब्रेन वॉश किया जाता है, बच्चों को भी ब्रेन वॉश करके वो अपनी टीम में लेके आते हैं और सामने लाइक अ गार्ड बना करके खड़ा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि फिर क्या करना चाहिए? देखिए, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जब तक इनका समाप्त नहीं होगा जी, तब तक नक्सलियों का कैडर समाप्त नहीं होगा। आज इनकाउंटर की बात करें या सरेंडर की बात करें, एक नक्सली मारा जाता है या एक नक्सली सरेंडर करता है तो उसकी जगह पर यदि दूसरा नक्सली तैयार नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक समय आएगा जब इनका कैडर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि रिक्रूटमेंट इनका चलता रहता है। जैसे आपने अभी बताया कि इनका बाल दस्ता है जिसको सुरक्षा के रूप में ये इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। इनके पास बाल दस्ता है और उसको सुरक्षा के रूप में, उसको ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें देखना ये चाहिए कि ये बाल दस्ता क्यों तैयार हो रहा है, क्या वजह है बाल दस्ता तैयार? शिक्षा का अभाव, गरीबी। एक छोटा सा सर ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, सवालों का दौर अभी जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सर, आप कह रहे थे बाल दस्ते पर कुछ नक्सलियों के। हाँ, बाल दस्ता इनके पास है और गांव में, देहातों में जाकर के घर घर से ये एक बच्चे की मांग करते हैं, जबरदस्ती उठा करके ले भी जाते हैं। तो ये बाल दस्ता हो या इनका जो रेगुलर दस्ता है, कोई भी दस्ता पुलिस के लिए हानिकारक है। ये दस्ता कैसे
नहीं तैयार हो, ये देखना पुलिस का काम है। बाल दस्ता क्यों तैयार होता है, किस गांव से लड़के ज्यादा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इत्यादि ऐसी बातें हैं। मतलब ओवरऑल आपको इन सब के पीछे ये लगता है कि अगर रोजगार उनको मिल जाए तो शायद ये भयावह स्थिति ना बने? बहुत सारे विषयों पर एक साथ काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पर एक साथ ध्यान देना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया आपकी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट उसमें से एक है, तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को बंद करना पड़ेगा। बंद कैसे होगा इस पर सोचना पड़ेगा। बंद निश्चित रूप से उसमें रोजगार यदि मिलना शुरू हो गया, लोगों को जीविकोपार्जन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करना पड़ा, या जीविकोपार्जन का साधन जहां पर रहते हैं वहीं पर उपलब्ध हो सका, तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। ब्रेन वॉश करके कुछ लोगों को मिलाया जा सकता है। सर अभी जो स्थिति दिख रही है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बदलाव आया, कंट्रोल आया है? हाँ, मुझे लगता है कि नक्सलियों की गतिविधि में कुछ कमी आई है, और इसका कारण यह है कि आज के दिन में जितना साधन उपलब्ध है पुलिस को, जितना रिसोर्सेज उपलब्ध है, जितना मैन पावर उपलब्ध है, शायद कुछ वर्ष पहले इतना साधन, इतना मैन पावर उपलब्ध नहीं था। और नक्सली दस्ते के सदस्य पकड़े गए हैं, उनके एरिया कमांडर, सब जोनल कमांडर, जोनल कमांडर पकड़े गए हैं, इनकाउंटर में मारे गए हैं। इन सारी चीजों के चलते नक्सल गतिविधियों में कमी आई है, परंतु आज भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि नक्सल गतिविधि समाप्त हो गई है या नक्सली कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ये बात सही नहीं। सर 2 दिन पहले बोकारो के विधायक हैं विरिंची नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने एक सभा कर रहे थे और सभा के दरमियान कहा कि यहां का एसपी चोर है। आपको लगता है सर विधायकों, क्योंकि जीत के खुमार में कुछ विधायक इस तरीके के अपशब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको जायज मानते हैं? इस संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, असंसदीय भाषा का तो इस्तेमाल किसी के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे हम विधायक हैं, चाहे हम सांसद हैं, इसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि हमें किसी को गाली देने का या किसी को अपमानित करने की छूट मिल गई। हमें बहुत अच्छे ढंग से दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। हमें एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो अनुकरणीय हो जी। हमें ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए जो अनुकरणीय नहीं हो। तो किसी को चोर मतलब इस तरीके का कोई फैसला सुना देना कि फलाना करप्ट है, फलाना चोर है, ये गलत है। अब मेरी समझ से यस। सर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर तमाम ऐसे लोग हैं, IAS IPS, इस बार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में इस बार ज्यादातर IAS IPS भी चुन करके गए हैं। ये क्या राजनीति का एक बदलाव माने से कि लोग अब इस सेक्टर से भी लोग राजनीति में आ रहे हैं? हाँ, इस बार के लोकसभा के चुनाव में खास करके जी ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए या सर्विस पीरियड में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया है। राजनीति में प्रवेश करने का अलग अलग कारण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मुझसे यदि आप पूछिएगा कि आप क्यों राजनीति में आए जी, तो आप यकीन मानिए मैं तहे दिल से कहता हूं कि मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में। रिटायरमेंट के बाद मैं आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकता था, लेकिन हमको समाज ने जो दिया है उसको मैं नहीं भूल सकता। और आज समय ऐसा आया है, वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। सर झारखंड की तस्वीर और तकदीर अब आपको लगता है कि बदलेगी? निश्चित रूप से बदलेगी। आप राज्य सरकार के कार्यकलापों पर जो 20-25 दिन हुए हैं उस पर ध्यान दें जी, तो आपको स्वयं यह पता लगेगा कि कैसे धीरे धीरे करके बदलाव आ रहा है। चाहे वो सोच में बदलाव आए या कार्यकलापों में बदलाव आ रहा है, और बदलाव निश्चित रूप से आएगा, ये मेरा मानना है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दो टुक में इतना ही, मैं फिर हाजिर हूंगा किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परिवेश वात्स्यायन। दो टुक में आप सभी का स्वागत है। दो टुक में मेरे साथ खास मेहमान हैं पलामू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीडी राम साहब। राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। विकास को लेकर के क्या सोचते हैं आप, किस तरीके का रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि पलामू जैसा जो इलाका है सदियों से कहते हैं कि विकास से कोसों दूर रहा है। बिल्कुल सही बात है। पलामू और गढ़वा जी, इन दो जिलों को मिलाकर के पलामू संसदीय क्षेत्र बनता है जी। विकास के क्षेत्र में ये दोनों जिले बहुत पिछड़े हुए हैं जी। लोगों की जीविका का साधन एकमात्र कृषि है और कृषि पूर्णतया सिंचाई पर निर्भर है। दुर्भाग्यवश ये क्षेत्र रेन शैडो एरिया में पड़ता है जी। नतीजा ये है कि हर दूसरे साल अकाल जैसी स्थिति रहती है। आवश्यकता इस बात की है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता सिंचाई को दी जानी चाहिए। इसका एक और कारण ये भी है कि पलामू और गढ़वा जिला में चाहे जिस तबके का भी कोई व्यक्ति हो, जिस वर्ग से भी आता हो, कुछ न कुछ जमीन उसके पास है जी। और जमीन उसके पास है और सिंचाई की यदि व्यवस्था हो जाती है तो खेतों में उपज आज जो नहीं होती है हो पाएगी। और आज जो गरीबी और जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रदेशों में गढ़वा और पलामू जिला के लोगों को जाना पड़ता है, जिसे हम सभी पलायनवाद की समस्या के नाम से जानते हैं, वो समस्या समाप्त होगी। इस पलायनवाद के चलते और इस आजीविका के चलते बहुत सारे लोग नक्सलियों को भी ज्वाइन करने में नहीं झिझकते हैं। उनकी सोच ये है कि जहां से भी हमको रोटी मिलती हो हम क्या करें, हम तो मजबूरी में इनको ज्वाइन कर रहे हैं जी। तो पलामू और गढ़वा क्षेत्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वहाँ न कोई उद्योग का साधन है, न ही कोई शिक्षण संस्थान है, न ही कोई टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ भी नहीं है और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आपके एजेंडे में क्या है कि आप क्या देंगे वहां के इलाके को? मेरे एजेंडे में जैसा कि मैंने बताया आपको, सर्वप्रथम सिंचाई है और सिंचाई को ही हम प्राथमिकता देने वाले हैं। कन्हर जलाशय योजना के बारे में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बताया था जब वो पलामू में चुनाव के दौरान आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक महत्वपूर्ण बात बताइए जिसका समावेश मैं अपने भाषण के क्रम में करूं और जिस समस्या के निदान से यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो। तो मैंने उन्हें कहा था कि कन्हर जलाशय योजना है, यदि ये योजना चालू हो जाती है तो यहाँ के किसानों को बहुत राहत मिलेगी और उन्होंने अपने भाषण के क्रम में इसका जिक्र किया था। संसद बनने के बाद से मैं इस दिशा में प्रयत्नशील हूँ। यहाँ पर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। भानु प्रताप देहाती जी के पिताजी ने एक रिट याचिका दायर कर रखी थी जी। हाईकोर्ट ने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है। मैंने जानबूझ करके अपने को वाटर रिसोर्स कमेटी के स्टैंडिंग बॉडी में रखवाया है ताकि मॉनिटर कर सके और संबंधित पदाधिकारियों से मिल सके। वाटर रिसोर्स के जो सेक्रेटरी हैं, जो नेशनल वाटर कमीशन है, उसके जो चेयरमैन हैं, उनसे मैं लगातार मिल रहा हूं
और इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में चर्चा की है। जब उनका विजिट छत्तीसगढ़ हुआ था, तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस मामले को पूरी संजीदगी के साथ राज्य सरकार के स्तर पर और भारत सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है। और उम्मीद मैं करता हूं कि इस दिशा में निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। सर, कहते हैं कि जो आपका इलाका है वो हाईली नक्सल जोन माना जाता है। बहुत सारे लगातार कुछ न कुछ, मतलब वीक में कहते हैं ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जिस दिन कोई वारदात वहां ना हो। तो आखिर उसको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है और मुझे कोई कहने में हिचक नहीं है कि पलामू और गढ़वा जिला नक्सल ग्रसित जिला हैं, और खास करके पलामू जिला। पलामू जिला की जो सीमा है वो बिहार से लगती है। दुर्भाग्यवश हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में बहुत ज्यादा सार्थक प्रयास नहीं किया जा रहा है। पहले भी नहीं किया गया था और आज भी नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये है कि बिहार से नक्सली आराम से पलामू जिला में प्रवेश कर जाते हैं। एक तो झारखंड सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस इलाके को चॉकआउट किया जाए। आप बताओ, डीजीपी भी थे। झारखंड राज्य अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है और राज्य के पुलिस प्रशासन के जो मुखिया हैं या रहे हैं, उन लोगों ने भी पूरी ईमानदारी पूर्वक इस संबंध में कोशिश की है। बावजूद इसके इतना पोरस बॉर्डर है कि हर पूरे बॉर्डर को सील कर दिया जाए, ये संभव नहीं है। ये कागजों में ही संभव है, हकीकत ऐसी नहीं है। और वास्तविकता सॉल्यूशन के लिए बिहार पे डिपेंड होना होगा। कुछ हद तक तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। प्लस नक्सलियों की गतिविधियों और नक्सलियों के जो कार्रवाई है उस पर अंकुश लगाने के लिए आसूचनाओं का संकलन बहुत आवश्यक है। आसूचनाओं के संकलन में जो आसूचना जो स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी हैं वो पहले तो डर से दूर दराज के इलाकों में नहीं जाते थे। एक दो घटनाएं भी हो चुकी थी जिसमें कि स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारियों को जान से हाथ धोनी पड़ी थी। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा सूचनाएं जो व्यक्तियों पर आधारित होती है वो नहीं प्राप्त हो पाती। इसका निदान ढूंढते हुए टेक्निकल गैजेट्स हैं, उनका उपयोग किया जाने लगा। उसमें निश्चित रूप से सफलता मिली और बहुत सारे सफल प्रयास किए गए। परंतु हमको जड़ में जाकर के देखना होगा कि इस समस्या के पीछे कारण क्या है और समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक पुलिस का जवान यदि मारा जाता है तो उस पर ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि इत्यादि को मिलाकर के कुल 52 लाख रुपया लगता है। और एक यूएवी अनार्म्ड व्हीकल को खरीदने में 50 लाख रुपया लगता है। उस यूएवी को आज तक क्यों नहीं खरीदा गया मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने अपने डीजीपी के कार्यकाल के दौरान इस तरह का प्रस्ताव समर्पित किया था। ये यूएवी का उपयोग सिर्फ नक्सलियों के मूवमेंट्स को पता करने के लिए लगाया जाना। तो उस समय के सीएम ने इस पर क्यों नहीं गौर किया? अब पता नहीं क्यों नहीं गौर किया। हम लोग तो प्रस्ताव ही भेज सकते हैं और इसको प्रस्ताव को गृह मंत्रालय द्वारा, गृह विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और उस पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो पाठ्यालय में जाकर के उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया था कि कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है। आज भी मेरी ये समझ है कि उसको खरीदा जाना चाहिए और उसका उपयोग किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल यदि नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी हो जाती है, उनके मूवमेंट की जानकारी हो जाती है, तो निश्चित रूप से मुख्यालय में बैठे बैठे भी मुख्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारी जो ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जो लोअर फॉर्मेशन है, जो थाना लेवल का फॉर्मेशन है या डीआईजी आईजी लेवल का, एसपी लेवल का फॉर्मेशन है, उसको जानकारी दे सकता है और उसको कार्रवाई के लिए कह सकता है और कार्रवाई को मॉनिटर कर सकता है। तो उसमें सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मुझे लगता है कि उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। शायद ही संयोग बस कुछ ऐसा हो तो नहीं सफलता मिले, वो दूसरी बात। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। दो टुक में सवालों का दौर अभी
जारी है।